धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। हीरो चित्तोड़ो गढ़ लूठो, हीरो चित्तोड़ो गढ़ लूटो, ओ तो रणवीरारो खूंटो हीरो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आरएस 2021 प्री के सिलेबस पर आपसे चर्चा की थी और आप लोगों को कुछ ऑथेंटिक बुक्स भी मैंने बताई थी और ये भी कहा था कि इन बुक्स का आप अच्छे से अध्ययन कीजिए और फिर उनमें से अपने स्वयं के नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपको बार बार उन सभी बुक्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा और अपने नोट्स का आप बार बार दोहराव भी कर सकते हैं। तो मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी, साथ ही ये भी बताऊँगी कि ये नोट्स आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करने हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि आपके प्री और मेंस हम दोनों को लेकर चल रहे हैं अभी, क्योंकि इनकी अलग अलग पढ़ाई नहीं होती है। कुछ टॉपिक जो इनमें कॉमन होते हैं उनकी एक साथ ही हम स्टडी ऑन कर सकते हैं और नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके प्री में एक टॉपिक दिया हुआ है, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, इतिहास के अध्ययन में चार्ट, डायग्राम या फिर मैप की सहायता कैसे ले सकते हैं हम हमारे नोट्स को प्रभावशाली बनाने के लिए, ताकि हमें वो इजीली याद हो सके। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम स्वयं का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं, क्या हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं, क्या हमारे जो लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं हम उनको सोल्व कर पा रहे हैं। ये हम स्वयं का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस टॉपिक से राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप वो क्वेश्चंस अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और जब लास्ट तक देखेंगे उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसको और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। चलो अपन शुरू करते हैं आज। अब सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें। अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको राजस्थान का नक्शा, राजस्थान के सारे ज़िले एकदम याद होने चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ दे रखा है। ये वाला मैप आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तभी आप राजवंश, कौन सा राजवंश किस जगह स्थित है, ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस मैप को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इसको आप तैयार कर लें। अब हम देखेंगे राजस्थान के विभिन्न अंचल, और इसमें से जो हम अभी राजवंश पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेवाड़ का गुहिल वंश। तो हमें पता होना चाहिए कि मेवाड़ की जो स्थिति है वो राजस्थान के मैप में कहाँ पे है और मेवाड़ के अंतर्गत वर्तमान के कौन कौन से राजस्थान के ज़िले सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम बात करें तो मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ये जो आपके 5 डिस्ट्रिक्ट है ये आते हैं आपके मेवाड़ के अंतर्गत। तो मेवाड़ में ये सारी चीज़ें आ गई है, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखें, ये आपके सामने चित्तौड़ के दुर्ग का विहंगम दृश्य है। जैसा कि कहा भी गया है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो हम देखेंगे किस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की इतनी महानता क्यों है और क्यों हम लोग इनका इतना सम्मान करते हैं, तो वो हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। मेवाड़ के शासक पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन कौन से विद्वानों के क्या क्या विचार है। तो सबसे पहले हम देखें अबुल फजल साहब ने क्या कहा है मेवाड़ के शासकों के संबंध में। इन्होंने कहा कि मेवाड़ के जो शासक है ये आदिल नौशेखा वंश जो ईरान का है वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। फिर दूसरा हम देखें कि दूसरा तर्क किनका है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इनका क्या कहना है मेवाड़ के राजवंश के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि मेवाड़ के जो राजवंश है ये आए हैं ब्राह्मण वंशीय, गुजरात
जो कि आनंदपुर के निवासी थे गुजरात में, वहाँ से ये आए हैं और ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? ब्राह्मण से। जैन ग्रंथ है एक शत्रुंजय महात्म्य, ये बताता है मेवाड़ के गुहिलों की उत्पत्ति गुजरात से। इनका कहना है कि वल्लभी के प्रतापी शासक हुए थे शिलादित्य, जिनकी राजधानी थी आनंदपुर। तो आनंदपुर जो इनकी राजधानी थी, इसमें हम देखेंगे कि उसको वड़नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इनके पुत्र थे शिलादित्य के, वो थे गुहिल 566 ईस्वी में। इन गुहिल को ही मेवाड़ का संस्थापक माना है किन्होंने? शत्रुंजय महात्म्य। ठीक है, फिर हम देखें मोहनोत नैन्सी के क्या विचार हैं। मोहनोत नैन्सी कह रहे हैं कि शत्रुंजय महात्म्य के मत का ही मैं समर्थन करता हूँ, उन्होंने जो भी कहा है मेरा भी वही मानना है। तो मोहनोत नैन्सी ने राजस्थान में जो है राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई है? 24 शाखाएं बताई इन्होंने, और कविराज श्यामल दास ने इनको 36 शाखाएं बताई। ये भी आप ध्यान रख लीजिए यहीं पे। 24 शाखाएं बताई, जिसमें से 2 शाखाएं महत्वपूर्ण बताई इन्होंने गुहिलों की, जिसमें अपने देखे पहले गुहिल या रावल वंश, और दूसरा जो देखेंगे हम सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश हम रावल वंश के बाद पढ़ेंगे, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गुहिल या रावल वंश। संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन थे, क्या क्या महत्वपूर्ण इसके शासक हुए कौन कौन, और उनके समय की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। हम देखें गुहिल वंश के संस्थापक है गुहिल, जो कि गुजरात से बिलोंग कर रहे थे, अभी देखा था हमने ऊपर, है ना, 566 ईस्वी में। वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुहिल वंश का वो है बप्पा रावल को, जिनका जो समय काल था वो तो 734 से 753 ईस्वी। उसके बाद देखिए कर्नल जेम्स टोड के क्या विचार है, क्योंकि ये तो विचार व्यक्त करने से बाज नहीं आएंगे। राजस्थान की किले, राजस्थान के शासकों, राजस्थान की युद्ध भूमियों की इन्होंने यूरोप से तुलना कर दी है हर जगह, और आप लोगों के लिए काम बढ़ा दिया है याद करने का। तो हम इनके बारे में बात करें। इन्होंने कहा कि जो रावल वंश है ये वल्लभी के शासकों से संबंधित है, ये भी गुजरात से ही इनका संबंध बता रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं मेवाड़ में गुहिल वंशावली। देखो, जब भी आप कोई राजवंश पढ़ते हैं तो प्लीज़ उसकी एक वंशावली का चार्ट बना लीजिए, उससे क्या है आपको शासकों का क्रम याद करने में आसानी रहेगी। क्योंकि मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करूँगी लास्ट में, जिसमें आपसे यही पूछा गया है, इनको सही क्रम से जमाना कि कौन सा शासक पहले हुआ था और कौन सा बाद में। इससे ये है कि आपको जो है इनको सही क्रम में भी याद करना है। याद करने के लिए इनका एक कालक्रम आप बना लीजिए। तो संस्थापक हो गए गुहिल वंश, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि मेवाड़ के गुहिल वंश का जो संस्थापक कौन थे, तो वो गुहिल थे। और अगर क्वेश्चन पूछे कि मेवाड़ के गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके बप्पा रावल। बप्पा रावल का जो नाम है वो कालभोज मिलता है, और बप्पा जो है इनकी उपाधि मानी जाती है। इनके बारे में बात करें तो ये गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था, और उस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो था मान मोरी, यानी कि मान मोरी को पराजित करके इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो चित्तौड़ पर जब इन्होंने इतना लेट अधिकार किया था, तो सवाल ये उठता है कि पहले इनकी राजधानी कहाँ थी। तो मेवाड़ के गुहिल वंश की राजधानी पहले हुआ करती थी नागदा। नागदा में एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल के द्वारा ही करवाया गया है। कभी आपका जाना हो तो ज़रूर जाइए और देख के आइए, बहुत ही शानदार मंदिर है। आप वहाँ जाएंगे तो एकदम अलग ही फीलिंग होगी आपकी। नौबत बजता रहता है वहाँ पे, आपको मोबाइल और कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, तो अपनी आँखों से ही आनंद लीजिए, आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे उस खूबसूरती को। फिर हम देखें बाद में एकलिंग नाथ जी जो है, इनको मेवाड़ के शासक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और इनको मानते हैं मेवाड़ का रियल शासक, और ख़ुद को उनका दीवान मानते हैं। तो ये हम देखें आगे। अब बात करें तो जानकारी जो मिलती है हमें बप्पा रावल के बारे में, ये ज़रूर ध्यान रखें आप किस शासक के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। बप्पा रावल की जानकारी का स्रोत है एकलिंग प्रशस्ति, जो कि रचित है आम्र कवि के द्वारा। ये आपके अलग से एक क्वेश्चन में, जो भी नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ इसकी हर लाइन में क्वेश्चन है आपके लिए, हर लाइन में। मैंने पहले ही आपके साथ बिल्कुल ब्रीफ करके इसको शेयर कर रही हूँ, है ना। फिर देखें, अब बात करें कि ये कहा जाता है कि बप्पा रावल के टाइम पे चित्तौड़ पे तुर्कों का आक्रमण हुआ था,
और उसका पीछा करते करते ये गजनी तक पहुंच गए थे। और गजनी में जाके इन्होंने उनको ना केवल पराजित किया बल्कि वहाँ का जो शासक था सलीम, उसकी पुत्री से विवाह किया और वापस राजस्थान लौट आए। तो देख लीजिए, राजस्थान के गुहिल वंश के ये शासक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। आगे हम बात करें, उपाधियाँ इनकी जो है हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवई। इसमें से आप चकवई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें, बाकी दो तो थोड़ी कॉमन ही है क्योंकि राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु ये तो महाराणा कुंभा की भी उपाधियाँ मिलती है, और हिंदुआ सूर्य तो हम महाराणा प्रताप को भी कहते हैं। तो ये दोनों उपाधियाँ इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चकवई पे थोड़ा फोकस रखिए। फिर बात करें कि इन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसको हम याद रख सकते हैं, और इसके अलावा तो इन्होंने नागदा के स्थान पे चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। एक फैक्ट तो ये हो गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था। इसके अलावा क्या किया इन्होंने, 115 ग्रेन सोने के सिक्के जिन पर शिवलिंग, नंदी, त्रिशूल, बछड़ा, इस प्रकार के आपको मछली, इस प्रकार के आपको चिन्ह प्राप्त होते हैं। इससे आपको देखो, सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है। सिक्कों से हमें शासकों के राजवंश, आर्थिक समृद्धि, व्यापार, साम्राज्य विस्तार, उनके धार्मिक विश्वास, इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ हम देखें तो इस सिक्के से, जो बप्पा रावल के सिक्के, इनसे हमें पता चल रहा है कि ये किनके भक्त है, ये महादेव के भक्त है। शिवलिंग, नंदी और त्रिशूल, इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से शासक के धार्मिक विश्वास क्या था। फिर हम बात करें बप्पा रावल के बाद कुछ छोटे मोटे शासक आते हैं जिनके बारे में आपको कहीं ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा। बस उनके बारे में एक एक दो दो फैक्ट अगर काम के लगे मुझे तो मैंने आप लोगों के लिए वो नोट कर लिए हैं। तो बप्पा रावल के बाद हम देखें महेंद्र। महेंद्र के समय ये हुआ था कि भीलों ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने स्वयं कुछ भी ऐसा खास नहीं किया जिसको हम याद कर सकें। फिर बात करें हम शिलादित्य, ये एक और शिलादित्य है ना। भीलों को पराजित करके इन्होंने नागदा और आसपास फिर से अधिकार कर लिया, ये इनकी उपलब्धि थी। और इसके अलावा इन्होंने तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। इसके बाद बहुत सारे ऐसे शासक आते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जैसे अपराजित, काल, भोज, खुम्मान फर्स्ट। फिर आता है अलहट। अब अलहट के बारे में हम दो ही फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने चाहिए। वो है, पहला है नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत हुई थी इनके टाइम पर। उससे पहले नौकरशाही व्यवस्था मेवाड़ में नहीं थी। इसके अलावा अलहट ने किया है, आहड़ को अपनी राजधानी बनाकर वहाँ पे वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये दो फैक्ट आपके लिए तैयार है। छोटे छोटे दो क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करें कौन शासक होते हैं, तो वो होते हैं नरवाहन, जिनके बारे में कुछ विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। फिर आते हैं शक्ति कुमार। तो शक्ति कुमार का नाम ही शक्ति कुमार है। इनकी शक्ति हमें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इनके टाइम पे जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो ये थी कि मालवा के परमार शासकों का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। न केवल आक्रमण हुआ बल्कि मेवाड़ के मालवा के जो परमार शासक है राजा भोज, उन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसको मोकल मंदिर भी कहते हैं क्योंकि आगे चल के महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और इसको समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये आप मंदिर पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, ये आप चित्तौड़ का किला पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। जो भी चीज़ें हैं ये बार बार रिपीट होगी और आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा राजा भोज ने क्या किया, नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। फिर हम बात करें शक्ति कुमार के बाद, वो है रण सिंह। रण सिंह के होते हैं दो पुत्र, एक है क्षेम सिंह और दूसरा है राहप। तो दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि क्षेम सिंह जो है इनसे चलेगी रावल शाखा आगे तक, और जो राहप है ये सिसोदा शाखा, जो कि हम देखेंगे कि जब रावल शाखा हो जाती है उसके बाद जब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी महाराणा रतन सिंह के साथ युद्ध करते हैं और महाराणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके कोई संतान नहीं होती है। तो उसके बाद जो वंश स्टार्ट होता है यहाँ पे मेवाड़ में वो होता है सिसोदिया वंश। तो ये इनसे राहब का वो वंश है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करें क्षेम सिंह से आगे बढ़ते हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह के बारे में ये फैक्ट है कि ये गुजरात चले गए और बड़ौदा को अपनी राजधानी बना ली। उसके बाद आते हैं कुमार सिंह। कुमार सिंह जो है ये वापस मेवाड़ पर अधिकार किया इन्होंने और चौहानों को पराजित किया। फिर आगे देखें हम ये आपके लिए समिदेश्वर मंदिर की एक फ़ोटो है जिसको आप देख सकते हैं। आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं समिदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर या मोकल मंदिर। ये आपको ध्यान रखना है कि किसने निर्माण करवाया था, क्योंकि
जनरली क्या होगा कि अगर ऑप्शन में आया तो हम मेवाड़ का ही कोई शासक चूज करेंगे जिसने इसको बनवाया, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका निर्माण करवाया है परमार शासक भोज ने, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें इस वंशावली में, आगे आते हैं जेत्र सिंह, जिनका शासनकाल है 1213 से 53, और इनके समय दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के साथ इनका युद्ध होगा, हम देखेंगे कि क्या आगे होता है। जेत्र सिंह की राजधानी थी नागदा, और परमारों से चित्तौड़ छीनकर इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो चित्तौड़, सॉरी वहाँ पीछे मैंने बप्पारावल बोल दिया था, उसको आप अवॉइड करें, आप इसको इस पर फोकस करें कि परमारों से चित्तौड़ छीनकर राजधानी किसने बनाया, जेत्र सिंह ने। सुधार कर ले उसमें जेत्र सिंह, वो बाय मिस्टेक मुँह से निकल गया था। आगे देखें भूतेला का युद्ध। अब देखो जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में जो युद्ध लड़ा गया उसको कहते हैं भूतेला का युद्ध। इसकी 2 डेट मिलती है, हम जो वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं वो 1222 थी, लेकिन राजस्थान बोर्ड की 10th की बुक में 1227 दी हुई है इसकी डेट। तो आप राजस्थान बोर्ड की डेट को ही अधिक मान्यता दें और इसी पे आप फोकस करें, मेरी यही सलाह आपको रहेगी। बाकी मैंने दोनों डेट आपको लिखवा दी है। अब देखो भूतेला का युद्ध जो मैंने याद किया था वो तरीका ये था, क्योंकि बहुत सारे युद्ध है, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे ईयर्स है, आप क्या क्या याद करेंगे, सबके लिए दिमाग पे बर्डन आप नहीं डाल सकते हैं, कुछ ट्रिक्स भी आपको ईजाद करनी होगी। तो भूतेला का युद्ध को मैंने भूत से जोड़ दिया था कि रात को 12:27 या आप कहते 12:30 बजे के आसपास जो है भूतों का राज होता है। जनरली लोगों की यही मान्यता होती है कि रात को 12:30 बजे भूत आते हैं। तो भूतेला को युद्ध को आप भूत से याद कर ले तो आपको 12:30 का मतलब 12:27 लगभग आपको याद रह जाएगा कि 12:30 कुछ था। देखो जब मैं ये 1222 या 1227 कहीं पे भी देखती हूँ तो मुझे भूतेला का युद्ध याद आता है, चाहे वो किसी गाड़ी के नंबर ही क्यों ना हो। तो आप लोग भी इस तरीके से पढ़िए कि आपको रास्ते चलते हुए भी अपने फैक्ट याद आए। आगे हम देखें, इल्तुतमिश विजयी हुआ था इस युद्ध में और उसने क्या किया, नागदा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब जेत्र सिंह को चित्तौड़ को राजधानी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये हमें पता चल गया, क्योंकि नागदा को किसने नष्ट कर दिया, इल्तुतमिश ने, जो कि इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कि ये चित्तौड़ को राजधानी बनाए। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने से पहले इनको परमारों से युद्ध करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। पीछे हमने देखा था क्योंकि चित्तौड़ पे किसका अधिकार हो गया था, परमारों का, और राजा भोज ने वहाँ पे समिदेश्वर मंदिर भी बनवाया था। तो इसलिए जेत्र सिंह को वापस परमारों से छीनना पड़ा चित्तौड़ को और इन्होंने उसको अपनी राजधानी बना ली। अब देखो जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के इस युद्ध भूतेला के युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है हमीर मद मर्दन, जो कि पुस्तक है जयसिंह सूरी की। अब इसमें आप इसके नाम से कंफ्यूज मत होइए, हमीर को ना तो हमीर सिसोदिया कीजिए, ना ही इसको रणथंभौर वाले हमीर देव चौहान से कनेक्ट कीजिए, ये दोनों ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे हमीर किसको कहा गया है, यहाँ पे हमीर कहा गया है इल्तुतमिश को। तो ये आप विशेष तौर से इस पर ध्यान रखें। फिर दूसरा कौन सा स्रोत है जिससे इस युद्ध की हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो होता है चीरवा अभिलेख। अब चीरवा अभिलेख आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चीरवा अभिलेख कहाँ पे स्थित है और किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके 2 फैक्ट हो गए, उदयपुर से प्राप्त हुआ है और इससे क्या है, जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य भूतेला के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का क्या विचार है इनके बारे में, तो ओझा जी ने कहा है कि मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक, यानी कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय, दिल्ली के जो गुलाम सुल्तान थे उनके समय मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो थे जेत्र सिंह। अब हम आगे देखें, दशरथ शर्मा जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जेत्र सिंह का जो काल है ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल है। तो ये विभिन्न विद्वानों के मत हमने देखे। अब जेत्र सिंह की बात करें हम, तो वो अगले शासक है तेज सिंह। अब तेज सिंह बड़े तेज थे, बड़े तेज ऐसे थे, ये ट्रिक बता रही हूँ आपको याद करने के लिए कि तेज सिंह बड़े तेज थे, उपाधि भी ली इन्होंने बहुत लंबी लंबी, और इनके समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम भी है बहुत लंबा, उसकी रचना हुई। तो ये 2 इनकी उपाधि और चित्र ग्रंथ दोनों के नाम इतने लंबे हैं कि पहली बार तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, याद करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप कई बार इसको रिवाइज़ कीजिए, टुकड़ों में तोड़ के रिवाइज़ कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे तेज सिंह की उपाधि हम बात करें,
उमापतिवार, लब्ध, प्रौढ़, प्रताप। अब देखो ये पूरी एक ही उपाधि है, इसको एक साथ ही आप पढ़ें, लेकिन याद करने के हिसाब से मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया है। उमापतिवार, लब्ध, प्रौढ़, प्रताप। उसके बाद हम बात करें और भी उपाधियाँ इनकी, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, पर ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अन्य शासकों की भी हमें प्राप्त होती है। तो जो चीज़ विशेष हो ना, सिर्फ उसी शासक के बारे में आप उसी पे फोकस कीजिए। जो कॉमन चीज़ें हैं उनको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर हम बात करें कि चित्र ग्रंथ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तो इसकी रचना हुई थी कमलचंद के द्वारा 1260 में, और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तेज सिंह के शासनकाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे तब भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और ये मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ है। अब बात करें कि इनके समय क्या हुआ, तो तेज सिंह के समय दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे बलबन, और बलबन का हुआ था यहाँ पे असफल आक्रमण। तेज सिंह की जो पत्नी थी जेतल देवी जी, इन्होंने एक मंदिर बनवाया चित्तौड़ में जिसका नाम है श्यामल पार्श्वनाथ मंदिर। तो ये मंदिर भी आप साथ के साथ देखते चले, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में हिस्ट्री नहीं होती है, उसके साथ कल्चर भी होती है। कल्चर को अलग से पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते टाइम कौन से शासक ने कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ उसकी रही है, उसके शासनकाल में कौन कौन से कवि रहे हैं, चित्रकार रहे हैं, वो आप साथ के साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको अलग से बर्डन नहीं होगा। और मेरे जितने भी नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं वो इसी आधार पे हैं। मैंने जो भी शासक किया है उसके साथ साथ उसके शासनकाल की सारी सांस्कृतिक उपलब्धियां मैंने वहीं पे नोट कर ली है। फिर हम आगे देखें, समर सिंह 1273 से 1301 तक का इनका टाइम पीरियड है। इनके 2 पुत्र थे, रतन सिंह जिनको हम सभी जानते हैं, इनसे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, और दूसरे थे कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण जी के बारे में ये ख्याल है कि ये नेपाल में चले गए और इन्होंने नेपाल में जाकर वहाँ पे रावल या गोहिल वंश की स्थापना की। तो आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि हर किसी बुक में मिलता नहीं है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप देख लें। और मेरे जो नोट्स हैं ये आपको किसी कोचिंग के नोट्स से मैच नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत सारे स्रोतों का अध्ययन करने के बाद मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, और वो सारे स्रोत मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ उसमें से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी होगी जो मुझे बहुत अच्छे से आती है, और आपको कुछ नहीं छोड़ना है। इसलिए आप लोग वहाँ जाके अपना स्वयं के नोट्स खुद तैयार कीजिए। तरीका मैं बता ही रही हूँ, इस तरीके से चार्ट ड्रॉ करके उसके अनुसार आप तैयार कीजिए। एक तो क्या होगा, आपके नोट्स फैलेंगे नहीं बहुत। यही नोट्स जो मेरी नोटबुक में है वो 10 पेज में है कम से कम, और इनको मैंने यहाँ पे कुछ ही पन्नों में 4 पेज में समाहित कर दिया है। तो ये होता है आपके चार्ट का फ़ायदा। हम आगे बात करें, समर सिंह के टाइम पे जो घटना घटी थी इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसके अलावा जानकारी का स्रोत क्या है, आबू शिलालेख, और इसके अलावा तीर्थकल्प जिसकी रचना हुई थी जिन प्रभ सूरी। ये जो जानकारी के स्रोत आ रहे हैं इनको भी आप याद करते चलिए, क्योंकि ये अभी अपने आप में क्वेश्चन है। फिर हम बात करें, तीर्थकल्प के अनुसार गुजरात आक्रमण से लौट रही तुर्क सेना, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी गुजरात पे आक्रमण करके लौट रही थी, उससे समर सिंह जी ने क्या किया कि कर वसूल कर लिया। अब कर वसूल कर लिया तो वो तो बदला लेने आएंगे ही ना। तो एक कारण ये भी था चित्तौड़ पे आक्रमण का अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि समर सिंह जी ने क्या किया था कि जब गुजरात से लौट रहे थे तो उनसे क्या वसूल किया, कर। फिर हम देखें, ये इसको चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख कारण माना जाता है। वो पद्मिनी की कहानी जो हम पढ़ते हैं उसको इतिहास है कि नहीं है इस पर संदेह है इतिहासकारों को, सभी एक मत नहीं है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पद्मिनी की कहानी क्या है और कितनी सच्चाई है उसमें, क्योंकि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे जिन्होंने पद्मावत लिखा था वो इस टाइम पीरियड में नहीं थे। उन्होंने ये 1540 के लगभग लिखा था, जो कि बहुत बाद का समय है। तो जो इतना बाद में इतिहासकार हुआ है उसने कहीं से सुना होगा, कहीं से पढ़ा होगा, यानी वो स्वयं मौजूद नहीं था, इसलिए इस वाली कहानी को हम अक्षरश नहीं मान सकते। 12th की बुक में भी ये नहीं लिखा हुआ कि महारानी पद्मिनी की इतिहास या इस तरीके से, वहाँ भी ये लिखा हुआ है कहानी, यानी कि इतिहासकार भी इसको एक कहानी ही मानते हैं। हम आगे देखें, रतन सिंह जी के बारे में, इनका टाइम पीरियड था 1301 से 1303। 1301 में शासक बने थे और 1303 में ये वीरगति को प्राप्त हुए अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए। ये रावल वंश के अंतिम शासक थे। रावल वंश के ये अंतिम शासक है। इसके बाद जो वंश चलेगा उसको कहेंगे हम सिसोदिया वंश।
जिसमें महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह, फतेह सिंह, सारे जो शासक हैं वो सारे जो आप पढ़ते हो जनरली वो सारे मिलेंगे हमें सिसोदिया वंश में। अब बात करें रावल वंश की जानकारी के स्रोत क्या है रतन सिंह जी के, वो है लब्ध्योदय, इनकी पुस्तक है पद्मिनी चरित। इसके अलावा हेमरतन, इनकी पुस्तक है गोरा बादल चिताई। नारायण दास चिताई वार्ता। अमीर खुसरो की जो बुक है खज़ाइन उल फुतूह। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा रतन सिंह जी के मध्य युद्ध हुआ उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो वो है अमीर खुसरो की पुस्तक खज़ाइन उल फुतूह से। इसके अलावा कानड़ व्यास की बुक है एकलिंग महात्म्य, इससे भी हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम देखें कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। जनरली हाईलाइट करके बताया गया है कि महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा, तो वो प्रमुख कारण नहीं है। कभी भी आप अगर मेंस में लिख रहे हैं तो उसको आप फर्स्ट कारण मत बनाइए। पहला कारण है आपके चित्तौड़ दुर्ग का भौगोलिक और सामरिक महत्व। अब अगर हम चित्तौड़ दुर्ग की बात करें तो ये गिरी दुर्गों में राजस्थान का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। इसकी भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि विदेशी आक्रमणकारी हो चाहे दिल्ली सल्तनत हो, सब इस पर आक्रमण करना चाहते हैं और इस पर अधिकार करना चाहते हैं। अब बात करें शुक्र नीति में जो 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं उसमें से धान्व श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी 8 दुर्गों की विशेषताएं चित्तौड़ दुर्ग में मिलती है। गिरी दुर्ग हो, वन दुर्ग हो, एरन हो, पारिदो पारिक हो, सब प्रकार की विशेषताएं इसमें हमें प्राप्त होती है। जल दुर्ग भी, क्योंकि गंभीरी और बेड़च नदियों के बीच में इसको स्थित बताया गया है। तो ये सारी घटनाएं जो है इसके बारे में हमें प्राप्त होती है। चित्तौड़ के बारे में कहा भी गया है ना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, तो कई सारे रीज़न है। अब भौगोलिक क्या है कि दिल्ली से मालवा जाने वाले मार्ग पर ये स्थित है। इसके अलावा गुजरात जाने वाले रास्ते पर भी ये स्थित है। तो उस टाइम क्या होता था, अकबर का भी इसलिए इंटरेस्ट था कि हज यात्री जो है वो गुजरात के रास्ते हज करने जाते थे, तो उनके लिए सुरक्षित रास्ते की तलाश थी और इस प्रकार से वो भी चित्तौड़ पर अधिकार करना चाह रहे थे। तो सबसे पहला कारण जो आपको बताना है वो बताना है चित्तौड़ दुर्ग का भौगोलिक और सामरिक महत्व है। फिर हम बात करें अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, ये महत्वाकांक्षा। तो अलाउद्दीन तो साम्राज्यवादी था ही सही, हर शासक साम्राज्यवादी था उस समय। हर शासक चाहता था कि उसके साम्राज्य का विस्तार हो और वो अपने समकालीन दूसरे राजाओं में सबसे शक्तिशाली शासक बना रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब मध्यकालीन भारत आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अपने आप को ये दूसरा सिकंदर मानते थे दुनिया का, तो साम्राज्यवादी तो थे ही सही। फिर हम बात करें समर सिंह द्वारा तुर्क सेना से कर वसूलना, जिसकी हमने अभी ऊपर चर्चा की थी। और जो सबसे अंतिम कारण है वो है रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा पद्मावत के अनुसार। अलाउद्दीन की चित्तौड़ अभियान की जानकारी हमें प्राप्त होती है अमीर खुसरो की पुस्तक खज़ाइन उल फुतूह से। इसके बाद हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा कब डाला था, 28 जनवरी 1303, और कहा जाता है कि ये घेरा 8 माह तक चला था लगभग। और उसके बाद 26 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। जो इन रतन सिंह जी थे वो और इनके सेनानायक गोरा और बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महारानी पद्मिनी ने अन्य राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया, जिसको मेवाड़ का पहला साका कहा जाता है। दूसरा कब हुआ था, अकबर के टाइम पे हुआ था 1567 में। उसके बाद हम बात करें तीसरा कब हुआ था, बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था जब करमावती जी थे जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, बाघ सिंह जी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय जो हुआ था वो आपका तीसरा साका था। तो मेवाड़ में कुल कितने साके हुए हैं, 3। अब सवाल ये उठता है कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये जानकारी नहीं हो कि साका क्या होता है, जौहर क्या होता है और केसरिया क्या होता है, क्योंकि इनमें अंतर पता होना आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा करती हूँ केसरिया क्या होता है। तो केसरिया होता है राजपूत वीरों को युद्ध में जब जीत की स्थिति नज़र नहीं आती थी तब वे लड़ते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते थे, इसको कहते थे केसरिया। और जौहर आप सभी लगभग जानते हैं, राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अपने प्राणों का त्याग कर देती थी, इसको हम कहते थे जौहर।
इसके कई प्रकार होते थे, जल जौहर और अग्नि जौहर। अग्नि जौहर ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके अलावा जल जौहर जो हुआ था ये कहते हैं कि रणथंभौर में हुआ था। जो आपके हमीर देव चौहान की पत्नी थी रंग देवी, उन्होंने और उनकी पुत्री और अन्य वीरांगनाओं के साथ जल जौहर किया था। ये हम बाद में देखेंगे। इसके बाद बात करें साका, तो साका जब केसरिया भी हो और जब जौहर भी हो, दोनों अगर हो रहे हैं तो उसको कहेंगे साका, और दोनों में से केवल एक हो रहा है तो उसको कहेंगे अर्ध साका। अर्ध साका भी हम देखेंगे आगे चल के, अन्य राजवंश जो है वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तो उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र खिज़र खां को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, खिज़राबाद। तो ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने के बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था। तो आप ध्यान रखें, अपने पुत्र खिज़र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था, खिज़राबाद। और वहाँ पे किसका निर्माण करवाया, धाईबी पीर की दरगाह का निर्माण करवाया। अब इस युद्ध की हम बात करें, हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, सिसोदिया वंश। तो उसकी पृष्ठभूमि ये है कि इस युद्ध में, ये जो युद्ध हुआ था, इसमें सिसोदा गांव के सामंत लक्ष्मण सिंह जी अपने पुत्रों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन इनके जो एक पुत्र थे अजय सिंह, उनका पुत्र यानी कि इनका पौत्र हमीर सिसोदिया, वो जीवित बच जाते हैं और उन्होंने ही आगे चलकर सिसोदिया वंश की स्थापना की। अब बात करें कि एक स्टार पॉइंट आपके लिए कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिज़र खां ने चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी मालदेव सोनगरा को सौंप दी और स्वयं कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। अब हम आगे बात करें, ये आपके लिए कुछ तस्वीरें हैं रानी पद्मिनी जी के जौहर का मार्मिक दृश्य हैं ये। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें प्लीज़ उस टॉपिक के क्वेश्चन उसी टाइम कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें याद हुई है। दूसरा ये कि नहीं याद हुई होगी तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, और जब अगली बार रिवीजन करेंगे तो आप जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए वहाँ थोड़ा रुकेंगे और देखेंगे कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा जब दिमाग पे जोर डालते हैं हम तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो हम देखें पहला क्वेश्चन, क्या आप जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, स्वयं से क्वेश्चन पूछिए और मुझे कमेंट करके बताइए। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो देखो, ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन है ये देख लीजिए। पहले दशरथ शर्मा जी है, GN शर्मा जी है और JN असोपा। तो जो बच गए वो हैं आपके ओझा जी। ओझा जी जो है ये क्या है, ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इन्होंने जो है मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी बताया है। ये भी आप ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014 में। फिर हम बात करें नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है। मेरे चार्ट में ये क्वेश्चन का आंसर है, आप देख लीजिए पीछे जाके। कुल कितनी शाखाओं का, 24 शाखाओं का उल्लेख है। और कविराज श्यामल दास ने कितनी शाखाएं बताई है, कमेंट करके बताइए। 36। आगे बात करें हम, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। तो आप ऑप्शन देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अलर्ट, गुहा दिव्य द्वितीय होना चाहिए था ये, काल भोज, महेंद्र द्वितीय। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा काल भोज। फिर हम अगला देखें, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था। बप्पा रावल। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था, बप्पा रावल, क्योंकि इसमें ऑप्शन में गुहिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है। मैंने आपसे कहा था पढ़ाते टाइम कि इस कालक्रम का आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में दोबारा आ सकते हैं। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले जैत्र सिंह बुतेला का युद्ध वाले इल्तुतमिश के समय, तेज सिंह बलबन के समय और समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। इनको आप क्या करें, या तो दिल्ली सल्तनत से या फिर राजस्थान के अन्य राजवंशों से इनको जोड़ लीजिए। उससे क्या है कि आपको याद करना आसान रहेगा। अगर आपको सुल्तान जो है उनका सही क्रम पता है तो आप इनको भी अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे गुहिल वंश के। ये क्वेश्चन आपके पहले आप कर चुके हैं इसको।
देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो ये आप देख लीजिए 1303 में। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो मैंने पहले ही बता दिया था पढ़ाते टाइम, वो है खज़ाइन उल फुतूह है। वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों स्त्रियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईसा पूर्व में 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो ये हम देख चुके हैं, खिजराबाद, अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर। एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है। वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों स्त्रियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, वो कौन थी? तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है। पद्मावती मत कर दीजिएगा, पद्मावती जो है उनका नाम नहीं था, उनका नाम था रानी पद्मिनी। प्लीज़ छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल ना करें, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखेगा। फिर नेक्स्ट हम देखें अंतिम क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये सिवाना दुर्ग है और ये हम बाद में पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन का अगला जो आक्रमण है वो कहाँ पे होता है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और मेरी गाइडेंस अगर आपको काम की लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको देखकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।